हेलो गाइस। तो गाइस लोग आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए इस वीडियो में हम एसएससी में वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन जी के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे, हमारा पहला टॉपिक होगा फसल व वनों के प्रकार विशेषता उदाहरण। मिलेट्स यानी मोटा अनाज किसे कहते हैं? फसल उत्पादन में प्रथम राज्य तथा देशों की सूची, झूम खेती के अन्य नाम, आम्र वर्षा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं पिछले वर्ष में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मिलेट्स यानी मोटा अनाज। मिलेट्स यानी मोटा अनाज। मोटे अनाजों को अंग्रेजी सम्मिलित रूप में मिलेट कहते हैं। यह सभी छोटे आकार के बीज वाले घासें होते हैं, किंतु विश्व भर में बहुत अधिक प्राचीन काल से इनकी अन्न के रूप में या चारे के रूप में खेती होती चली आ रही है। ये कम समय में तैयार हो जाती हैं और शुष्क गर्म जलवायु में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। मिलेट्स फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। मिलेट्स सूखा प्रतिरोधक होते हैं, कम जल की आवश्यकता होती है। मिलेट्स कम पोषण मृदा दशाओं में भी उगाए जा सकते हैं। मिलेट्स में ग्लूटीन फ्री होने के कारण असहिष्णुता वाले लोगों के लिए उपयुक्त खाद्य अनाज होता है। उदाहरण के लिए ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी और कोडो पुनर्वा सावा है। इसका दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यह श्रीधन्य मिलेट्स यह 5 पॉजिटिव मिलेट्स का समूह था, जिसके अन्य कई स्वास्थ्य लाभों के लिए कारण अत्यधिक लोकप्रिय हासिल की है। इन मोटे अनाजों में मिलेट्स के फॉक्सटेल मिलेट यानी लिटिल मिलेट्स, कोडो मिलेट्स, बायनार्ड मिलेट्स और मिलेटन और ब्राउन टॉप मिलेट शामिल है। नोट: खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत में विश्व मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत मिलेट्स में वैश्विक उत्पादन में 20% और एशिया में 80% की हिस्सेदारी रखता है। राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य है जिसमें मोटा अनाज उगाया जाता है, सूची पर शीर्ष है। लेकिन रबी की फसलें क्या होती हैं? तो रबी की फसलों को देखने के लिए रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर माह में सर्दियों के दौरान बोई जाती हैं और फसलों की कटाई फरवरी और मार्च में की जाती है। इन फसलों को लौटते हुए मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान बोया जाता है। इन्हें सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। उदाहरण: आलू, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, तारमीरा, सरसों और कुसुम तोरियां हैं। भारत में सर्वाधिक फसल रबी की हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में की जाती हैं। देखिए खरीफ की फसलें क्या हैं? ये फसलें जून जुलाई महीनों में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास काट ली जाती हैं। ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। इन्हें मानसून की फसलें भी कहा जाता है। यह फसलें वर्ष के पैटर्न पर निर्भर करती हैं। इन फसलों की बुआई हेतु अत्यधिक तापमान एवं आर्द्रता एवं पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। नोट: अरबी भाषा में खरीफ का शब्द होता है पतझड़, यानी पतझड़ के मौसम में यह बोई जाती हैं, इसीलिए इन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। उदाहरण में देखा मक्का, धान जिसे चावल भी कहा जाता है, ज्वार, रागी, मूंगफली, बाजरा, मूंग, उड़द और गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, सूरजमुखी के बीज, सन, नाइजर सीड, कपास, तुअर और कुल्थी। भारत में सर्वाधिक खरीफ फसलें असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में होती हैं। जायद की फसलें देखते हैं। ये फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून माह में काट ली जाती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, यह सभी फसलें रबी और खरीफ के बीच होती हैं। जायद की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं आसानी से सहन कर लेती हैं। उदाहरण के लिए देखिए मौसमी फसल मतलब जो मौसम के अनुसार बोई जाती हों। सब्जियां चारा फसलें हैं जैसे तरबूज, खीरा, जैसे तरबूज गर्मियों में होता है, खीरा भी गर्मियों का, या ककड़ी गर्मी का, सूरजमुखी, ये सब गर्मियों की फसल है, तो इन्हें जायद की फसल कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जो फसल उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी राज्य में जायद फसल होती हैं। जैसे उत्तर पश्चिमी राज्य कौन कौन से में होते हैं ना? अरहर सभ्यता, अरहर यानी हड़प्पा सभ्यता बोला था, अरहर सभ्यता गेहूँ, बाजरा और जौ सहित कई फसलों को उत्पादन करती हैं। कुछ शुरुआती पौधे इनको
कुछ शुरुआती पौधे जिनको उगाया गया था वह गेहूँ और जौ थे। चावल भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल है। आरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती हैं। चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में बोई जाती है। देखिए एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछे गए तो उस पर नज़र मारते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस फसल को वर्ण इस प्रकार किया जाता है कि यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भारत में भोजन और चारे के दोनों के रूप में किया जाता है। यह खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से विकसित होती है। तो यह है मक्का। देखिए मक्का को कम से कम पानी की ज़रूरत होती है और अच्छी फसल देती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन और चारे दोनों के रूप में उपयुक्त की जाने वाली फसल कौन सी है, तो मक्का ही है। तीसरा क्वेश्चन है किस फसल को सर्वाधिक वर्षा और उच्चतम तापमान की आवश्यकता नहीं होती, तो मक्का को होती है, यानी मक्का को नहीं होती है। भारत के उत्तरी भाग में खरीफ और दक्षिण भाग में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, तो तिल है। ऑप्शन नंबर बी होता है तिल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कौन सी फसल गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है और लगभग 100 सेंटीमीटर से की अच्छी तरह से विस्तृत वर्षा या सिंचाई सुविधाओं के साथ 21 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक के बीच में तापमान की आवश्यकता होती है, तो चावल को होती है। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। चावल एक खरीफ फसल है जिसमें उच्च तापमान, आर्द्रता के उच्च स्तर और कम से कम 100 सेंटीमीटर की वर्षा औसत आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है, तो चावल है जो भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है। देखिए फसलों पर नज़र मारते हैं कौन सी फसल में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो अवरोही क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में है। तो ज्वार की बात करेंगे तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे में तमिलनाडु। बाजरा पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे गुजरात। मक्का में है कर्नाटक पहले नंबर पे है, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे में बिहार है। चावल है पश्चिम बंगाल एक नंबर पे और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे है पंजाब। गेहूँ के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। गेहूँ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। रागी है कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। अरहर यानी तुअर दाल की है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम दाल यानी चना की दाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान है। उड़द दाल है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मूंग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। अन्य दालें जो मध्य प्रदेश में आती हैं, तो सारी की सारी मिश्रित दालें हैं, ये आती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आती है। स्मॉल मिलेट्स यानी छोटा जो अनाज होता है, जो छोटे छोटे होते हैं पर गेहूं से थोड़े मोटे, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। जौ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मूंगफली गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। और अरंडी यानी कि कैस्टर सीड बोलते हैं, गुजरात और राजस्थान में है। तो इसी क्रम में देखिए आगे, तो गन्ना है यूपी में पहले नंबर पे, तो गन्ना है पहले नंबर पे यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। तिल यानी सैसम है तिल का है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी है कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम है। तम्बाकू है पश्चिम बंगाल में पहले नंबर पर, बिहार में दूसरे नंबर पर, असम है। अनाज देखते हैं यानी फूड ग्रेन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। चाय असम, पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। ठीक, फिर
विश्व में शीर्ष जो शीर्ष है कृषि उत्पादन देश है उनकी सूची इस प्रकार दी गई कि जो चीन, यूएसए, ब्राज़ील सबसे पहले नंबर पर आता है। चीन जो फसल को उगाता है चीन में, फिर उसके बाद है अमेरिका, फिर है ब्राज़ील, फिर भारत। यानी भारत का नंबर कब है, तो चीन के बाद एक ये चौथे नंबर पे भारत है जो इन सबके बीच में, फिर रूस है, फिर फ्रांस है। अन्य सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, दूसरे राज्य उत्पादक हैं उनमें क्या क्या है, तो बाजरा होता है। कहाँ बाजरा होता है, एक मिनट, बाजरा भारत, फिर नाइजीरिया में। चावल पहला चीन, फिर भारत है। ज्वार अमेरिका, नाइजीरिया, फिर भारत में है। गेहूँ चीन में, गेहूँ पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर रूस है। दाल भारत और पोलैंड में है। उसके बाद में चलते हैं लैंथिल है कनाडा और भारत। मक्का है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन। जौ भारत और कनाडा में होता है, सबसे पहले भारत में होता है जौ, फिर दूसरे नंबर पर कनाडा में होता है। राई पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर जर्मनी है। चारा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत है दूसरे नंबर पर। चाय की खेती कहाँ होती है, तो चीन है तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर भारत है। कॉफ़ी ब्राज़ील और वियतनाम में है। गाय का दूध पहले भारत में, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। भैंस का दूध पाकिस्तान, यानी पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और कपास पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत है। जूट की खेती होती है पहले नंबर पर भारत में, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश में। चीन है पहला, चीन। तिल है पहला चीन, फिर भारत। सिल्क चीन, फिर भारत है। काजू भी वियतनाम, फिर भारत है। केला भारत और फिलीपींस है। आम भारत और चीन है। नारियल फिलीपींस में है, जो एक ही है। गन्ना ब्राज़ील, फिर भारत है। पपीता है भारत और ब्राज़ील है। नींबू भारत और मैक्सिको है। दलहन है पहले में भारत, दूसरे में मोजाम्बिक देश है। बैंगन है चीन में पहले, फिर दूसरे नंबर पर भारत है। लू लू के बारे में जानकारी ये इसलिए जानेंगे। लू भारत के उत्तरी मैदान बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब से बाहर तक के उत्तरी मैदानी इलाकों में उच्च तीव्रता से चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं पवने हैं। काल वैसाखी बंगाल में, काल वैसाखी क्या बोलते हैं, बंगाल में। इसका मतलब तेज गति से चलने वाली स्थानीय तूफानों से है। गर्म हवा एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका कारण है। फूलों वाली बौछार इस वर्ष से लेकर निकटवर्ती क्षेत्रों में, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसूनी के पहले वर्षा है, जिसे आम्र वर्षा कहा जाता है। झूम खेती, देखिए झूम खेती के बारे में, झूम खेती में स्टाल लगा लीजिए। झूम खेती कृषि को स्थानांतरित रूप से, यानी कि एक यहाँ से करने के बाद में जब दूसरी जगह जाते हैं तो स्थानांतरित बोला जाता है। जैसे कि एक जगह करी, फिर उसके बाद में उपयोग करने के बाद में फिर दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए, यानी अपनी जगह बदल लेते हैं और कृषि रूप में भी जाना जाता है। नागालैंड में झूम खेती के तहत भूमि का उच्चतम प्रतिशत है, जिसके बाद मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इसे बोला था स्लैश एंड बर्न, यानी कि काटो जलाओ। झूम खेती के अन्य नाम है। झूम खेती उत्तरी पूर्व भारत में कहा जाता है इसे झूम खेती। और वेबर और दहिरा बुंदेलखंड क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में। जरा और एरका दक्षिण राज्य में कहा जाता है। बत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। पोडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी केरल के पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्र में कहा जाता है। और इसके अन्य नाम भी हैं। कमन, तो इसका नाम है कमन। वींगा और धावी ओडिशा में है। पामालू ये मणिपुर में। डीपा बस्तर छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में से कहा जाता है। देखिए झूम खेती विश्व में झूम खेती के अन्य नाम भी हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला है कैगिन, फिलीपींस में कहा। टंग्यू बर्मा में कहा जाता है। और तमराई थाईलैंड में कहा जाता है। चेन्ना श्रीलंका का। मिल्पा अफ्रीका और मध्य अमेरिका का। रे वियतनाम तथा लाओ में कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको तथा मध्य
अमेरिका क्षेत्र में कहा जाता है। रोको ब्राज़ील में कहा जाता है। हुमा जावा एवं इंडोनेशिया में कहा जाता है। कोनुगु वेनेजुएला में कहा जाता है। कोलंगन पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है। यह मसोले कांगो में कहा जाता है। मसोले का कांगो में कहा जाता है। टेवी मालागासी में कहा जाता है। तुंग्या म्यांमार में। चेन्ना श्रीलंका में कहा। लेदंगा जावा एवं मलेशिया में कहा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारत में वनों को औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर, यानी कि भारत में वनों को औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वनों को 5 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आर्द्र उष्ण कटिबंधीय। देखिए जैसे एक मिनट, ये रहा। आर्द्र उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय और शुष्क उष्ण कटिबंधीय, पर्वतीय समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय और पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय अल्पाइन वन। तो इनके बारे में विस्तृत जानेंगे। और देखो पहला है ये उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, जिसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वनों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वनों को विषुवतीय वर्षा वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का सबसे बड़ा एकल क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में अमेज़न के बेसिन में पाया जाता है। सदाबहार वन मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित हैं। पश्चिमी घाट सदाबहार वनों का प्राथमिक स्थान है। उदाहरण पिल वृक्ष, सनोवर वृक्ष, फर वृक्ष और सरल वृक्ष, चीकू, नीम और नींबू भी है। सिनकोना तो आपको पता ही होगा, जो डेंगू के इलाज में किया जाता है। सिनकोना, रोजवुड, शीशम, महागनी और अबनूस। विश्व में ये वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 7% हिस्से पर यह वन मौजूद हैं। सदाबहार वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, अगर आदि भी उगाए जाते हैं। देखिए और जो उसका दूसरा पॉइंट है आर्द्र यानी अर्ध उष्ण कटिबंधीय जो कम होते हैं, कहाँ पर है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढालों पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, त्रिपुरा में भी हैं। मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जलवायु वार्षिक से इसमें 200 सेंटीमीटर से लेकर 22 अधिक होती है और 22 डिग्री तापमान से अधिक और अधिक औसत वार्षिक तापमान 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में होते हैं। और गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष जहाँ पर जो वृक्ष है ना, वहाँ की ऊंचाई होती है 60 मीटर से ऊंचे होते हैं, यानी 60 मीटर से ऊंचे होते हैं, यानी 120 फुट के आसपास होते हैं। और नेक्स्ट, वृक्षों की प्रजातियाँ एनी, रोजवुड, महागनी और इबोनी है। वृक्षों के उदाहरण जैकफल होता है, जैकफल, पाल्म, जामुन, जमुना और आम, कटहल, सुपारी, लॉक है। आर्द्र सदाबहार वन कौन कौन से होते हैं, तो कहाँ पर है ये, इनकी जो स्थिति है कहाँ पर है, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पूर्वी हिमालय में है। इन वनों में आर्द्र सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण होता है। पर्णपाती जो अपने पत्ते गिराते हैं। प्रजातियां सफ़ेद, देवदार, होलॉक और केल। शुष्क सदाबहार वन कौन कौन से होते हैं, शुष्क सदाबहार जो सूखे रहते हैं, कहाँ पर हैं, तो यह उत्तर में शिवालिक पहाड़ियाँ और हिमालय में
तलहटी में और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन धरातल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थानों पर पाए जाते हैं। ये वन क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु, शुष्क मानसून तथा भीषण गर्मी वाले जलवायु में होते हैं। इन वृक्षों में पालिशदार सुगंधित फूल, कठोर पत्तों वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इसमें कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं, उदाहरण अनार, जैतून और ओलियंडर। उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय होते हैं जिनमें इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय को मानसून भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे व्यापक वन है। ये वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्ष के कुछ समय में भारी वर्षा होती है और उसके बाद एक शुष्क मौसम होता है। यह 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं। पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र को कवर करते हैं, जो 60% से भी अधिक है। उदाहरण अनार, अंजीर, सहतूत, कुंभ और बुर्ज शीशम है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है आद्रियन नम पर्णपाती वन है। कहाँ पर स्थित है इनकी? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी और उड़ीसा में है। वर्षा इन्हें 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच चाहिए होती है। ये ऊंचे वृक्षों के साथ विस्तृत शाखाओं के आवरण वाले वन होते हैं। उदाहरण साल, सागौन, शीशम, हर्रा और बहेड़ा, आंवला और सेम, कुसुमन, चंदन, महुआ है। शुष्क पर्णपाती कौन से? तो शुष्क पर्णपाती में कहाँ पर स्थित है इसकी? तो भारत में संपूर्ण उत्तरी भाग यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर। नोट, इसमें देखो इंपॉर्टेंट नोट है कि यह वन गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। इनके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच इनके लिए वर्षा होनी चाहिए। शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार वन पाए जाते हैं। यह वृक्ष शुष्क मौसम में प्रारंभ में पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं। उदाहरण में तेंदुपत्ता, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, झावड़ा और अश्कवुड है। नोट, देखिए इसका ये है नोट इसका, इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती के बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आते हैं। कांटेदार वन कौन से होते हैं? तो कांटेदार वनों में देखिए कहाँ पर इनकी स्थिति है। तो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। राज्य इसका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। वर्षा कितनी चाहिए? तो इन वनों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। वृक्षों की ऊंचाई 10 मीटर से कम होती है। यह वृक्ष वर्ष भर पर्णहरित रहते हैं। इन वनों में विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन क्षेत्र में आमतौर पर सरपेज, कापर और कैक्टस पाए जाते हैं। उदाहरण कोकोस, बबूल, बेर, खैर, नीम, खेजड़ी और खजूर, पलाश, नागफनी और कोलोलोआ, सतावर और एक्सिया कैजराइन है। पर्वतीय वन कौन से हैं? तो पर्वतीय वन आर्द्र समशीतोष्ण होते हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तो यह उत्तर भारत में नेपाल, पूर्वी क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में यह वन नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्से और केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह उत्तरी क्षेत्र में पर्वतीय वनों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र में यह वन अधिक घने होते हैं। उदाहरण रोडोहेड्रन, चंपा,
और ग्राउंड फ्लोर। पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये देखिए कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिमी हिमालय, लद्दाख और कश्मीर के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वर्षा, तो इन्हें वर्षा कितनी चाहिए, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर चाहिए। तापमान चाहिए ना 15 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। उदाहरण चीड़ का यानी पाइन, ओक, जामुन और रोडोड्रोन है। नोट, सिल्वर फूल, सिल्वर फिर जूनिपर्स, सुप्रस, पाइन्स और बर्च पर्वतीय जंगलों में उगाए जाते हैं। हिमालय वन कौन से हैं, तो हिमालय वन आर्द्र वन होते हैं। कहाँ पर हो, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा बंगाल की उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में है। यह वन 1000 से लेकर 200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में होते हैं। उदाहरण ओक, चेस्टनट, चीड़, साल और झाड़ियाँ ये होते हैं। हिमालय शुष्क वन, तो हिमालय शुष्क वन में आते हैं। हिमालय शुष्क वन शीतोष्ण कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौर और किन्नौर जिले में तथा सिक्किम में है। उदाहरण देवदार, ओक, शंकुधारी, चिलगोजा, शहतूत, मैपल, जैतून और विलो है। देखिए शंकुधारी जंगलों में पाए जाने वाले मुख्य प्रकार के पेड़ों में काले और सफ़ेद स्प्रू, बाल्स, फिर रेडवुड, डगलस, फिर पाइन, साइप्रस और देवदार शामिल हैं। नोट, अधिकांश शंकु वृक्ष सदाबहार पेड़ या ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें साल भर पत्तियां रहती हैं। शंकुधर वृक्ष जिन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है, इस तरह के उप आर्कटिक जलवायु के लिए अनुकूल होते हैं। शंकुधारी वन का सबसे बड़ा एकल बैंड साइबेरिया में टैगा है। यूरोप में जिन देशों में समान प्रकार की जलवायु और वन है, स्वीडन और फिनलैंड है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं ना, अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन कहाँ पर स्थित है, तो इनकी स्थिति है अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई के मध्य में फैले हुए हैं। अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2500 लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई होती है। यह छोटे और कम शंकु वृक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए देखें ना, केल, स्प्रूस, पश्चिमी हिमालय में जूनिफर, रोडोड्रोन, विलो और काली किशमिश, और मध्य प्रदेश हिमालय पूर्वी हिमालय में लाल देवदार, काला जूनिफर, भुर्ज और लार्च है। दलदली, देखिए यह दलदली वन या तटीय वन कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में, गोदावरी महानदी और कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में। तटीय वनों में दलदली वनों को आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। उनकी जड़ें मुलायम उत्तक से बनी होती हैं ताकि पौधे पानी में सांस ले सकें। उदाहरण ताड़, खोखले पाइन, मैंग्रोव खजूर और बुलेट वुड। मैनग्रोव वन क्या होते हैं, तो मैनग्रोव वन में होता है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैनग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। नेक्स्ट, यह वन तट रेखा और सुस्थिति करते हैं और तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपर्दान से संरक्षित प्रदान करते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वृक्ष क्षेत्र है। प्रतिशत के अनुसार कुल मैंग्रोव वृक्ष क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। और यह वन रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुरियन मगरमच्छों के लिए का घर है।
प्रमुख दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो को कैसा लग रहा है, तो जिससे मैं मोटिवेशन हूँ और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो चलते हैं आगे। प्रमुख वनों के प्रकार और उदाहरण, वर्षा कितनी चाहिए होती है और कहाँ पर स्थित क्षेत्र हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है मेरा शुष्क उष्ण कटिबंधीय, जिसके उदाहरण है साल, आम, बबूल, बांस। साल, बांस, बबूल और आम, इसमें वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो 50 से 150 सेंटीमीटर केवल। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और दक्षिणी भारत के कुछ राज्य है। और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, जैसे रोजवुड, कुसुम, इंडियन चेस्टनट, लिट्सी, बांस, इसमें वर्षा चाहिए होती है 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। पश्चिमी तट उड़ीसा तट, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय की निचली ढलान पर होते हैं ये। अब पर्वतीय पर्वतीय समशीतोष्ण, जिसमें है ओक, फर्नेस, मैपल, जूनिपर, चिलगोजा, चिरपिन और देवदार, इसमें 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। और ये स्थित है उत्तरी हिमालय, उत्तरी मध्य हिमालय, दक्षिणी नीलगिरी और पर्वतीय श्रृंखला में है। पर्वतीय उष्ण कटिबंधीय, जो पर्वतों पर उष्ण कटिबंधीय पौधे होते हैं, उसके में दालचीनी, जैतून, साल, सैंडन और लेबर्न, अनार, ओलियंडर, रोडोड्रॉन, और इसमें 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती चाहिए। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। अल्पाइन वन, आर्द्र, ब्लैक जूनिपर, डोपिंग और 100 सेंटीमीटर में वर्षा क्षेत्र की जरूरत होती है। हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालय के शीत रेगिस्तान में होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र जूनिपर, हिनिकस और विलो ट्रांस हिमालय के बंजर में होता है। शीत रेगिस्तान में होता है। देखिए हमारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं SSGD के, देखिए यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो बी है सागौन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो आंसर नंबर बी, सागौन पाया जाता है। इस तरीके से आगे उष्ण कटिबंधीय वनों के महत्वपूर्ण पेड़ों में शीशम, महुआ, साल, सागौन और बांस शामिल हैं। देखिए टुंड्रा में पाए जाने वाले पौधों के उदाहरण कौन कौन से? तो आर्कटिक मॉस, आर्कटिक विलो, कारिबू मॉस, लेब्राडोर टी, आर्कटिक पॉपी, कॉटन ग्रेस, लाइकेन और मॉस। टुंड्रा फिनिश भाषा का शब्द, टुंड्रा है फिनिश भाषा का शब्द, जिसका अर्थ है ऊंची भूमि या वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। टुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार हैं: आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। देखते हैं, ये देखिए एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजी, यह पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं उन्हें आवर्त बीजी या फिर एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म उदाहरण है गुलाब, लिली, ब्रोकली, केल, पेटूनिया, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा और नाशपाती है। जिम्नोस्पर्म एक बीज गैर फूल वाले पौधों द्वारा उत्पन्न होता है और नगन होता है। उदाहरण सरू, गन्नेटम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिंगो, साइकेंड्स, जूनिपर, फिर और वेल्विस्ट्री।
देखिए, पहला है वन फॉरेस्ट। संविधान की 7वीं अनुसूची में वन फॉरेस्ट कहाँ देवा था? संविधान की 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का विषय है, जिसमें 42 संशोधन अधिनियम है, जिसमें 1976 के द्वारा वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची में संवर्ती सूची में स्थापित किया गया है। राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का जी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत अनुच्छेद 48 के राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये संविधान में दिया हुआ है। तो वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सेशन कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।